सो आइल्स स्पीकिंग जो है एक बहुत ही मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है, जो समझने वाला पॉइंट है, दैट इज कि जो हमारी आइल्स स्पीकिंग है माय डियर, ये एक इनफॉर्मल टास्क होता है, राइट। ये एक इनफॉर्मल टास्क है क्योंकि इसके अंदर हमें कैजुअली टॉक करना होता है, इसके अंदर एग्जामिनर के साथ हमें एक नॉर्मल वे में इंटरेक्ट करना होता है। दैट डज नॉट मीन कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा चिल मोड पे चला जाऊँ या यो ब्रो यो सिस ये सब वर्ड्स मैं वहाँ पे यूज़ करूँ, ये स्लैंग्स होती हैं। हालांकि मैं एक वीडियो आपकी इसके ऊपर भी बनाऊंगा कि एब्रीवेशन, स्लैंग्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं, सो दैट आपको डिटेल में मैं समझा सकूँ कि बेसिकली इनफॉर्मल इंग्लिश हम कहते किसको है ना। बेसिक चीज़ें तो आई थिंक सबको इसकी क्लियर होंगी कि 11 to 14 मिनट्स के लिए होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट 1 इज योर इंट्रोडक्टरी राउंड, पार्ट 2 इज योर क्यू कार्ड जिसको टेक्निकली लॉन्ग टर्न भी कहा जाता है, एंड पार्ट 3 इज योर फॉलो अप जिसके अंदर वी आर सपोज टू गिव द आंसर्स टू नॉर्मल क्वेश्चन जो वहाँ पे पहुँचे वो पूछेगा। नाउ क्वेश्चंस मे बी रिलेटेड टू क्यू कार्ड और मे नॉट बी रिलेटेड टू क्यू कार्ड, हो सकता है क्वेश्चन क्यू कार्ड से रिलेटेड हो या ना हो। नाउ मूविंग ऑन टू द आइल्स स्पीकिंग, इसके अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। नाउ इसके अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है इस वाले पैरामीटर को लेके, दैट इज फ्लुएंसी, लेकिन उन्हें इसके ऊपर आइडिया नहीं होता कि यार कोहेरेंस किसे कहते हैं, क्योंकि राइटिंग में कोहेरेंस एंड कोहेजन होता है, वो डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पे बच्चा इसके ऊपर तो फोकस कर रहा है, लेकिन क्या आपको कोहेरेंस का पता है? ये एक ऐसा पैरामीटर है सर जो बच्चे को नहीं पता होता। इसमें बच्चे को लगता है कि यार खाली हमारी फ्लुएंसी चेक हो रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं इस पैरामीटर को अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो कहीं ना कहीं आपकी फ्लुएंसी डिपेंड करती है आपके रेट ऑफ स्पीच के ऊपर। इसके बाद सर आपके वो चेक करते हैं लेंथ पे चलते हैं कि कैंडिडेट इज विलिंग टू स्पीक एट लेंथ और नॉट, कैंडिडेट लेंथ पे कितना बात कर रहा है। इसके बाद अगर मैं कोहेरेंस की बात करता हूं तो कोहेरेंस में सबसे पहले आपके पास आते हैं सर पॉजेस, फिर आता है सर हमारे पास हेजिटेशन, और लास्ट में हमारे पास आता है यहाँ पे रेपिटिशन। तो ये इस पैरामीटर को इसमें डिवाइड किया जाता है। इसी के साथ इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ भी होती हैं लाइक साइन, पोस्टिंग एंड ऑल, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके बताऊंगा और पूरे डिटेल में मैं आपको ये पैरामीटर समझाऊंगा, क्योंकि पॉजेस भी हम 2 एरियाज में डिवाइड करते हैं। हेजिटेशन हमारी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, रेपिटेशन हमारी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। इस और साइन पोस्टिंग अगर आपने सीख ली तो सर आपके पास कभी भी ये कम नहीं पड़ेंगे जिसे हम आइडियाज़ बोलते हैं, क्योंकि बच्चे अगर लैग करते हैं आज के टाइम पे वो हैं आइडियाज़। तो अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आप आइडियाज़ से कभी भी लैग नहीं करेंगे। ये माय डियर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में कवर करूंगा। रीज़न बीइंग कि इसको समझाने के लिए मुझे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी। नाउ ये हमारा एक पैरामीटर था जो मैंने आपको ऊपर से बताया है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत आराम से भी समझाऊंगा। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है यहाँ पे, that is basically our lexical resources, right? So next parameter is lexical resources LR. now बच्चे को लगता है कि शायद lexical resource के अंदर जो एग्जामिनर चेक करता है वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी वो चेक करता है, बिल्कुल चेक करता है सर, लेकिन कहीं पे भी वो हाई फाई या हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी चेक नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो बच्चे को लगता है कि यार अगर मैं नए वर्ड्स वहाँ पे डालूंगा, मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश बोलूँगा तो वो मेरे को वहाँ पे स्कोर देगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने वोकैबुलरी को क्रैम करा है, वो रट्टा मार के वहाँ पे वोकैबुलरी को गया हुआ है, और मैंने फ्रेंड से रिलेटेड कोई वर्ड रट्टा मारा हुआ है। मेरे से एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, और मैं बोलता हूँ कि माय बेस्ट फ्रेंड इज एन एपिटोम ऑफ बेनिवोलेंसी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट बाय नेचर। अब माइट बी एग्जामिनर, ठीक है, अच्छा लगेगा यार बेनिवोलेंसी फिलैंथ्रोपिस्ट, पता है इसने क्या क्या वहाँ पे डाला। सडनली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके सो व्हाट इज पेशेंस। एग्जाम तो कैंडिडेट होगा पेशेंस। नाउ सी हुआ क्या, एक टाइम पे आपकी वोकैबुलरी यहाँ थी, एक टाइम पे माय डियर मेरे पास बेसिक वर्ड्स भी नहीं थे, मैं यहीं पे था। इसीलिए कभी भी यहाँ पे हाई वर्ड्स के पीछे आपने नहीं घूमना। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है दैट इज लेस
कॉमन वोकैबुलरी, उनको आपसे लेस कॉमन वोकैबुलरी चाहिए, हाई-फाई वोकैबुलरी नहीं चाहिए। और साथ में वो आपको यहाँ पे बोलते हैं कैंडिडेट हैज यूज्ड वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, कैंडिडेट ने वाइड रेंज यूज की है। अब ये वाइड रेंज क्या होती है, यही वोकैबुलरी का सेगमेंट आपका राइटिंग के अंदर भी जाता है, जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज करनी होती है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा कि एलआर होता क्या है, बट यहाँ आपको मैं छोटा सा सेगमेंट समझा देता हूँ वाइड रेंज का। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को मैंने वर्ड दिया इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट को वो क्या बोल सकता है, वो बोलता है सर सिग्निफिकेंट, राइट, सिग्निफिकेंट, और वो क्या बोलते हैं, कई बार वो बोलता है वाइटल। ये होता है सर वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी की एक वर्ड के इसको कितने सिनोनिम्स पता है ना। वोकैबुलरी सिनोनिम्स के तौर पे होती है, रेफरेंसिंग के सेंस में होती है, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक होता है जिसको हम आराम से इसके अंदर कवर करेंगे। अलॉन्ग विद वोकैबुलरी एलआर के अंदर जो एग्जामिनर वहां पे आपके पास चेक करता है माय डियर, दैट इज योर पैराफ्रेजिंग, कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो कितना अच्छा इसे पैराफ्रेज कर रहा है। पैराफ्रेज का अब पॉइंट आता है कि सर पैराफ्रेजिंग क्यों जरूरी है। ये मेरे से बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर मैं पैराफ्रेज नहीं करूंगा तो इसका बेनिफिट क्या है। और हम, आपने देखा होगा कई बार जो बाकी टीचर्स होते हैं वो बहुत देसी सा आंसर देते हैं कि नहीं पैराफ्रेजिंग करना है क्योंकि लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता। मैं आपको प्रूफ करूंगा कि पैराफ्रेजिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि मान लो मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन करा, डू यू लाइक टू ट्रैवल, क्या आपको घूमना पसंद है, और कैंडिडेट बोलेगा यस। अब उसने पैराफ्रेजिंग नहीं करा माय डियर यहाँ पे, और कैंडिडेट बोल रहा है आई लाइक टू ट्रैवल। डू यू लाइक टू ट्रैवल, यस आई लाइक टू ट्रैवल। यू से आई कट हुआ, लाइक से लाइक कट हुआ, टू से टू कट हुआ, ट्रैवल से ट्रैवल कट हुआ। अब कैंडिडेट के पास आंसर क्या बचा, ओनली यस। यानी आप ये नहीं सोच सकते कि यार एग्जामिनर खाली यस पे आपको बैंड दे दे वहाँ पे, क्योंकि आपने पैराफ्रेज नहीं करना, आपने रिपीट करा है सेम चीज़ यहाँ पे। इसीलिए हम आप बच्चे को बोलते हैं कि यार आपको लेंथ देना इंपॉर्टेंट है एंड आपको पैराफ्रेज करना इंपॉर्टेंट है। ये आपको हम क्लासेस के अंदर भी हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाते हैं। तो आपको यहाँ समझना होगा कि आपका जो एक वर्ड था वो खाली यस था, यस के बिहाफ पे वो स्कोर नहीं देगा माय डियर। ये चीज़ हमें समझनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं उसके पास प्रपोजल लेके गया था कि आई लव यू, यस और नो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये प्रपोजल नहीं था, ये क्वेश्चन था यहाँ पे जो आपको डिटेल में समझना होगा। इसी के साथ पैराफ्रेजिंग है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड पैरामीटर होता है। इसी के अंदर कोलोकेशंस आती हैं, कोनोटेशंस आती हैं, माइंड मैपिंग भी बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जो क्लासेस के अंदर बच्चों को कराई जा सकती है टू इंक्रीज देयर वोकैबुलरी पार्ट। सो आई होप आपको लेक्सिकल रिसोर्स पता चला होगा। लास्ट में मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि वोकैबुलरी इज अ पार्ट ऑफ एलआर। वोकैबुलरी इज नॉट एलआर, एलआर इज नॉट वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इज अ पार्ट ऑफ एलआर। आपको डिफरेंस समझना होगा कि यहाँ पे ओनली वोकैबुलरी चेक नहीं होती। इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी अगले सेगमेंट में समझाऊंगा। इसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त पैरामीटर हमारे पास आता है जो आप में से बहुतों का फेवरेट होगा, दैट इज ग्रामेटिकल पार्ट। क्योंकि 90% बच्चा अपने पूरा आइल्स खाली इसी के ऊपर कर रहा होता है, दैट इज ग्रामर। उन्हें लगता है कि यार अगर मैंने ग्रामर कर ली तो कहीं ना कहीं मेरी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ये दो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नाउ सी आर एंड ए स्टैंड्स फॉर रेंज एंड एक्यूरेसी। ये डिपेंड करता है रेंज एंड एक्यूरेसी के ऊपर कि आपके पास कितनी रेंज है और वो एक्यूरेटली कितनी है, ये होना बहुत ज़रूरी है, राइट। रेंज होना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसे एक्यूरेटली बोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पे खाली जी का पार्ट नहीं आता, ग्रामर का पार्ट नहीं आता। बच्चे थ्रू आउट द टाइम किसको यूज करते हैं, ग्रामर। सर ग्रामर नहीं इंप्रूव हो रही, ग्रामर नहीं हो रहा, ग्रामर। आइल्स इज नॉट अबाउट ग्रामर। सबसे पहले समझना होगा आपको कि ग्रामर अच्छे होने से आइल्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता, और जिसकी ग्रामर खराब होती है वो ऐसा भी नहीं है कि वो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाता। यहाँ पे बच्चा मार खाता है सर रेंज एंड एक्यूरेसी के अंदर कि सेंटेंस की रेंज कितनी है आपके पास। अब रेंज तो है, लेकिन उसका एक्यूरेटली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मिसाइल्स होती हैं, हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी मिसाइल होती है, उनकी एक रेंज होती है। इंडिया के पास अग्नि है, पृथ्वी है, उनकी एक रेंज है और उनके साथ उनकी एक्यूरेसी है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से उसको चाइना को टारगेट करके मैं हिट कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में जाके गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो अलग कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान के पास भी अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जिसको वो क्लेम करते हैं समवेयर अराउंड 80 किलोमीटर। उन्हें लगता है कि हमारे पास एक रेंज है। एक मैं बहुत अच्छा कोटेशन पढ़
रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड 80 किलोमीटर लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो नीचे एक आदमी ने कमेंट किया हुआ था कि यार मुझे कई बार डर लगता है कि ये लोग ना इस्लामाबाद में बैठे बैठे कराची ना उड़ा दें क्योंकि वहाँ से अगर मिसाइल गिराते हैं तो जाएगी वो वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी वाला काम नहीं करना कि मेरे पास जो रेंज है वो बहुत छोटी है, एक्यूरेसी वो नहीं है। नहीं, हमारे पास यहाँ पे GRA में आपकी रेंज एंड एक्यूरेसी चेक होती है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एक होता है सर हमारे पास सिंपल, देन होता है सर हमारे पास कंपाउंड, फिर हमारे पास एक होता है सर कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ को कुछ प्रेफर करते हैं, कुछ कंपाउंड को प्रेफर नहीं करते, जिसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं माय डियर, जो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। सिंपल पे समवेयर यू विल बी गेटिंग 4, कंपाउंड पे समवेयर यू विल गेट 5, कॉम्प्लेक्स गिव्स यू अ रेंज ऑफ 6 to 7, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स गिव्स यू अ रेंज ऑफ 8 to 9, दैट टू इन GRA। ये खाली GRA का पैरामीटर होता है। इसको भी मैं अलग से इसके लिए अलग वीडियो इसके ऊपर मैं डिज़ाइन करूंगा, बिकॉज इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और ये GRA अगर आपने सीख लिया तो आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी। राइटिंग के वेरिएशंस कैसे देते हैं ये भी मैं आपको क्लासेस के अंदर इसमें डिटेल में समझाऊंगा। अब हम आते हैं सर लास्ट पैरामीटर के ऊपर हमारा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पैरामीटर है और बच्चों को लगता है कई बार कि यार इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है सर, दैट इज़ PR। PR स्टैंड्स फॉर प्रोनंसिएशन, कि बच्चे की प्रोनंसिएशन कैसी है। अगर आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी है माय डियर, तो कहीं ना कहीं आपको वो यहाँ पे स्कोर देता है। अब होता क्या है, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट करी है। मेरे पास बच्चे बहुत डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको PR में कभी भी ट्रेनर 6 से ऊपर बैंड नहीं देता। और मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि यार अगर आपकी सब कुछ इंग्लिश अच्छी थी तो कभी ट्रेनर ने आपको 6 से ऊपर स्कोर क्यों नहीं दिए? और उनका एक नॉर्मल आंसर होता है सर नहीं पता। नाउ ऐसा तो नहीं होता कि PR के अंदर खाली बोलना है सर, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो आपको 6 पे रोक रही है। हमें अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करता हूँ सर, L1 L2 L3 मतलब L1 एक्सेंट किसे बोलते नहीं पता होता, MTI इन्फ्लुएंस क्या है वो बहुतों को नहीं पता होता, वो मैं आपको यहाँ पे कवर करके दिखाता हूँ। नाउ प्रोनंसिएशन के अंदर माय डियर आपने जितना हो सके ना इसको कंट्रोल करना है, दैट इज MTI। इसका मतलब होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। ये नहीं होना चाहिए। मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या होता है? अगर मैं हरियाणा और पंजाब के बच्चों की बात करता हूँ तो ये उनमें सबसे ज़्यादा होता है। माई मदर एंड फादर टोल्ड मी आई कुकड लॉट ऑफ फूड। ये चीज़ ये आपकी MTI के अंदर आती है। अगर आपने ये MTI को कवर कर लिया, so scoring good in pronunciation will be like a cake walk for you। आप आराम से उसे स्कोर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे when it comes to the MTI, इसको रोकने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए टंग ट्विस्टर एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कंसिडर की जाती है। वो भी मैं आपको अलग से सेगमेंट में बताऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। इसके अलावा माय डियर इसके अंदर इंटोनेशन है, मॉड्यूलेशन है, वॉइस है, पिच है, L1 एक्सेंट है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट इफ़ विल गो थ्रू द बैंड डिस्क्रिप्टर, अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर को देखें तो वहाँ पे 9 बैंड एक लाइन बोलता है इज एफर्टलेस टू अंडरस्टैंड। मतलब जो कैंडिडेट है वो एफर्टलेस अंडरस्टैंड, इट मीन्स कि कैंडिडेट की जो टॉक है वो बहुत अच्छे से और बहुत ईजी से वो वहाँ पे पकड़ पा रहा है। तो आपको डिफरेंस समझना होगा कि यार प्रोनंसिएशन में बहुत डिटेल्ड और डीप पैरामीटर होता है। अब जो एग्जाम में आपकी स्कोरिंग होती है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ बच्चों के लिए बना होता है कि हमारे वहाँ पे स्कोरिंग कैसे होगी। नाउ आपके वहाँ पे जो पैरामीटर हैं सर, जैसे कि मैंने कहा फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, LR, देन GRA एंड लास्ट वन वाज PR। तो ये आउट ऑफ 9 असेस होते हैं, 9 9 9 9, और आपको जो टोटल मिलेगा वो इस 9 की एवरेज से मिलता है। ये बच्चे को पता होना चाहिए। अब उन्हें क्या लगता है, कई बार ऐसा नहीं होता वहाँ पे कि मैं स्पीकिंग देने गया और मैं बहुत ज़्यादा पॉजेस ले रहा था तो मेरे को 5.5 देगा वो, मैंने बहुत अच्छा बोला तो मेरे को 6 देगा वो, या मैं और भी ज़्यादा बोल किया तो वो बोले वाह यार वाह क्या बोला तूने, तो 9 बैंड ले। ऐसा नहीं होता। वहाँ पे प्रॉपर असेसमेंट होती है हर पैरामीटर के अंदर से। कई बार आपने अपने दोस्तों को देखा होगा, आपको लगता है यार इसकी ग्रामर तो बड़ी खराब होती थी, ये 6 बैंड कैसे ले गया? हो सकता है उसका ये पैरामीटर स्ट्रांग हो सकता है उसका ये पैरामीटर स्ट्रांग हो या ये पैरामीटर स्ट्रांग हो। तो यहाँ से जब वेटेज काउंट होती है तो टोटल में बच्चे को वो हमेशा बेनिफिट दे के जाता है, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये चीज़ें बच्चों को बहुत डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कैंडिडेट जब एग्जाम में जा रहा है तो उसको पैरामीटर्स पता ही नहीं है, वो क्राइटेरिया के साथ अवेयर ही नहीं है। मैं बहुत बच्चों से ऐसे भी मिलता हूं जो 2-2 महीने की 3-3 महीने की कोचिंग, और कई बच्चे 6-6 महीने की कोचिंग लेके मेरे पास आते हैं,
होप हार चुके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज होते हैं, वो इस चीज़ से होते हैं कि सर हमें कभी 6 महीने के टेन्योर में ये चीज़ें बताई ही नहीं गई, 3 महीने के टेन्योर में हमने कभी ये चीज़ें सीखी ही नहीं, साइन पोस्टिंग नहीं पता, कोलोकेशंस नहीं पता, कोनोटेशंस नहीं पता। बट माय डियर नथिंग टू वरी, आपको यूट्यूब पे धीरे धीरे मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कहना कि नॉलेज मिली होगी आइल्स स्पीकिंग होती क्या है। ये एक बेसिक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं आपको एडवांस वीडियोस भी लेके आऊँगा। तो अगर आप इससे रिलेटेड, आइल्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो या मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको कभी भी लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं माय डियर, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस, इनफैक्ट यू कैन फॉलो अस ऑन स्नैपचैट एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।